Hello students, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 13th March, so let's get started. And from today onwards, I will be only discussing The Hindu with you, not Indian Express. There are two reasons for this. First, आपकी एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सो आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और वैसे भी अब इलेक्शन माहौल है तो इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा कुछ आता नहीं है काम का। अगर एक आध कोई आर्टिकल काम का होगा या प्रीलिम्स रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो मैं ग्रुप में डायरेक्ट आपसे हाईलाइट करके शेयर कर दूंगा। एंड सेकंड थिंग इसके इतने पुअर रिस्पॉन्स के साथ दो दो न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू करना इज लाइक रियली फुलिश। एंड वैसे ही मैं आपको कह चुका हूँ, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस टिल प्रीलिम्स। आफ्टर दैट आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स विद सम ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट आई कैन जॉइन दैम बिकॉज दिस इज रियली इंसल्टिंग। आई मीन लिव इट यार। एनीवे, वैसे मेरा फोकस उन्हीं बच्चों पर है जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेरे अदर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको मैंने प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उनको बीच में नहीं छोड़ सकता, इसलिए आई एम कंटिन्यूइंग इट टिल प्रीलिम्स। राइट, बट अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ द हिंदू के साथ ही कवर करेंगे। एनीवे, यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन स्टिल एट 5.1% बट फूड प्राइसेस राइज। नाउ सी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या कहती है, 4 ± 2% पे हमें इसको कंट्रोल में रखना है, यानी कि 2 to 6% पे। राइट, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन तो इसके कंट्रोल में है, वो ठीक है, लेकिन जो फूड प्राइसेस है इसमें चेंजेस हो रहे हैं। अब मैंने आपके साथ स्टैटिक में एक सिलेबस किया था, एक लेक्चर किया था जिसमें मैंने आपके साथ इन्फ्लेशन डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई की बास्केट समझाई थी और उसमें आपको कहा था कि जैसा कि हमारा एक्सपेंडिचर सर्वे ही बताता है कि लोगों की फूड हैबिट्स जो है वो चेंज हो रही है। सीरियल्स का कंजम्पशन लोगों में कम हो रहा है, अदर टाइप की चीज़ों का बढ़ रहा है, जैसे एग्स, मिल्क, मीट, इनका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हमारी जो फूड बास्केट है वो अभी भी वही सब रिफ्लेक्ट करती है जो 2011-12 का कंजम्पशन पैटर्न था। सो फर्स्ट पॉइंट दैट शुड कम इन योर माइंड कि हमें अपनी जो बास्केट है सीपीआई की, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये रियल हमें पिक्चर दे पाएगी कि फूड इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, इंडियन ट्रूप्स बिगिन पुल आउट फ्रॉम मॉलडीव। ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले। इससे हमारे ट्रूप को कहा है कि आप ये जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा वगैरह कवर करते हो यहाँ से वो नहीं करेंगे आप। ओके, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने अराउंड 700 करोड़ रुपीस इस बार बजट में सैंक्शन किए हैं इनको एज अ ग्रांट। इसके अलावा मॉलडीव्स ने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं फ्रॉम चाइना एज वेल एज कल की न्यूज़ में टर्की से इन्होंने कुछ ड्रोन्स भी परचेज किए हैं। चाइना ने तो ऐसा गिफ्ट दिए हैं, बट टर्की से इन्होंने परचेज किए हैं प्रॉपर। सो दैट इज, यू कैन से कि मिस एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। वैसे ही आपके रिसोर्सेज कम है, उसके बाद भी आप मिस एलोकेट कर रहे हो। एनीवे, कल हमने बात की थी असम के रिस्पेक्ट में। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, अच्छा इसके बारे में ना दो चार बातें थोड़ा ठीक से कर लेते हैं पहले। सी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात क्या कर रहा है कि नॉन मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटीज हैं, तीन कंट्री से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, राइट, इन तीन से आने वाले सभी नॉन मुस्लिम जो लोग हैं टिल 31 दिसंबर 2014, ये कट ऑफ डेट रखी गई है। जितने भी नॉन मुस्लिम्स यहाँ पे आए हैं इन तीन कंट्री से, सिर्फ इन तीन कंट्री से, उनको हम लोग सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे। दिस इज वन थिंग। ओके, कंसर्न्स क्या है? देखिए, सबसे पहला कंसर्न है असम का, दूसरा है यहाँ पे हमारे तमिलनाडु का, और तीसरा है इधर जो नॉर्थ ईस्ट है, मिजोरम, त्रिपुरा जैसी कंट्री स्टेट्स का। असम का कहना है, खासकर आसू जो असम स्टूडेंट यूनियन है, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन, इनका ये कहना है कि हमारे साथ आपने असम अकॉर्ड साइन किया था 1985 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट में। उसने उसमें आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि कट ऑफ डेट रखी जाएगी आपकी मार्च 1971, और इसके बाद जो लोग भी आए उन्हें असम से निकाला जाएगा। लेकिन अब आपने कट ऑफ डेट क्या कर दी है, 2014। तो इसमें तो आप जो भी रह रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश में, क्योंकि देखिए मार्च कट ऑफ डेट इसलिए रखी गई थी क्योंकि मार्च से ही मास एक्सोडस शुरू हुआ था, जब लाखों लोग बांग्लादेश से इधर आ गए थे, क्योंकि मार्च से जो पाकिस्तान आर्मी थी उस टाइम, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में, उसने काफी सारा नरसंहार करना शुरू किया था। तो दिसंबर तक, जब 16 दिसंबर को इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया, इस बीच काफी ज्यादा बांग्लादेशी पॉपुलेशन असम में आ गई थी और वो वापस नहीं गए। ओके, तो फिर वहां पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे स्टूडेंट्स के, और फिर राजीव गवर्नमेंट ने अकॉर्ड साइन किया था कि हम ये कट ऑफ डेट रखेंगे, इसके बाद आए हुए सभी लोगों को निकाल देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने डेट चेंज कर दी है। तो आंसू का कहना है ये तो मौकरी बना दिया आपने असम अकॉर्ड की। ठीक है, एनआरसी भी करवा ली इसने, मैं भी आपको समझाता हूँ एनआरसी क्या है। तो पहला कंसर्न जो असम का है, और ये जेन्युइन इसलिए भी है क्योंकि असम की पॉपुलेशन आप अभी के कंटेक्स्ट में मानिए 3 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 1 करोड़ है जो वहां के लोकल आसमीज पीपल हैं।
2 करोड़ पॉपुलेशन नॉन आसमीज लोगों की है। नॉन आसमीज वो सब आ जाते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने वेस्ट बंगाल से ले जाके काफी लोगों को बसाया था असम में, क्योंकि उनको टी प्लांटेशन करना था वहां, लेबरर्स का काम करवाना था, ट्रेन के ट्रैक वगैरह डालने थे। तो वो इंडियन पॉपुलेशन होंगी, लेकिन इंडिजिनसली वो आसमीज नहीं है। ठीक और ये इनका हमेशा से मेजर कंसर्न रहा है कि हमारे कल्चर, हमारी कस्टम, हमारी सोशल प्रैक्टिसेस को ओवरवेलम किया जा रहा है बाय दी नॉन आसमीज पीपल। तो पहले तो बंगालीज लोगों को वहां पे बसाया गया, उनने पॉपुलेशन को काफी डिस्टर्ब किया, डेमोग्राफी को। उसके बाद बांग्लादेश से जब काफी लोग आए, इंक्लूडिंग हिंदू मुस्लिम सारे, उस टाइम पर वॉर के टाइम, तो उन लोगों ने भी यहाँ की डेमोग्राफी को और चेंज किया। राइट, तो आंसू का एक कंसर्न है कि आप ये जो कट ऑफ डेट है ये गलत कर रहे हो, आप डेट यही होनी चाहिए 1971 की, अदरवाइज हम लोग अपने ही लैंड में माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। दूसरा कंसर्न तमिल का बहुत जेन्युइन है, उनका कहना है कि श्रीलंका से जो आए थे तमिल्स लोग, उसमें हिंदू भी थे और कुछ क्रिश्चियन होंगे, पर मेजोरिटी हिंदू थे। वो काफी सारे यहाँ पर कैंप में रहते हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में तमिलनाडु में। तो इन्हें इन्हें सिटीजनशिप क्यों नहीं दी जा रही है? सिर्फ 3 कंट्रीज को क्यों इंक्लूड किया है आपने, श्रीलंका को इंक्लूड क्यों नहीं किया? ये भी तो हमारे तमिल ब्रदर्स हैं जो यहाँ पे तमिलनाडु के लोग हैं, इनके बिल्कुल एकदम रिलेशनशिप, हर तरह के रिलेशनशिप टाइज हैं। जैसे आप मुथैया मुरलीधरन को जानते होंगे, श्रीलंका के क्रिकेटर, उनकी जो वाइफ है वो मिस चेन्नई थी। राइट, तो इनके रिलेशनशिप पूरे हैं। श्रीलंका का अगर हम मैप देखेंगे, तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न एरिया है जाफना वाला, और जो ईस्टर्न वाला प्रोविंस है, इसमें मोस्टली तमिल लोग ही रहते हैं। आगे ब्रिटिशर्स ही लेकर गए थे काम करवाने के लिए, वहां भी टी प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में तमिल को काम कराना था। ठीक है, और आप कह रहे हो कि हम तो उनको जगह देंगे सिर्फ जो परसिक्यूट हुए, तो ये तमिल्स तो और ज्यादा परसिक्यूट हुए। यहाँ पर श्रीलंका में मोस्टली सिन्हलीज लोग जो हैं, मोस्टली बुद्धिस्ट होते हैं, इन लोगों ने काफी नरसंहार किया तमिल्स का, तब जाकर ये लोग भाग के तमिलनाडु की तरफ आए। तो इनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दी गई है? दिस इज द सेकंड कंसर्न। राइट, एंड थर्ड कंसर्न है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जैसे हो गए त्रिपुरा, ओके, और उसके अलावा मिजोरम। इनका कहना है कि म्यांमार में भी इशू चल रहे हैं, वहां भी हमारे लोगों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है बाय म्यांमार आर्मी, हमारे टाइज भी है उनके साथ, एथनिक टाइज। और ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश से जो लोग आए वो लोग से असम की तरफ गए, वो त्रिपुरा की तरफ भी आए हैं और कुछ हद तक वो मिजोरम की तरफ भी गए। तो मिजोरम का कंसर्न भी जेन्युइन है कि जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, उनके आने पर आपने क्या कहा था हमसे कि बॉर्डर को सील कर दो मिजोरम गवर्नमेंट को, और दूसरा क्या कहा था कि इनके बायोमेट्रिक्स लेके रखिएगा ताकि इनको वापस भेजा जा सके। तो आप जिनसे हमारे रिश्ते हैं उन्हें नहीं आने दे रहे हो, लेकिन जिनसे हमारे कोई रिश्ते नहीं है उनको आप लाके हमारे यहाँ पर बसा रहे हो। नाउ दिस इज अगेन दी मॉकरी। राइट, तो ये 3 मेजर कंसर्न्स हैं इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। राइट, अब लोग की प्रॉब्लम ये है, जैसा मैंने कहा कि 90% लोग जानते नहीं कि हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, 90% जानते नहीं है कि हम अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। दे हैव नो आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं। राइट, जो नेता लोग बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे हैं। नो, अंडरस्टैंड कि इस सीएए, इसके इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि इसके अंदर 2 चीजें आएंगी, एक है एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और दूसरा है एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। इन दोनों में जरा फर्क समझिए। आप हैं, हम लोग हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, सब लोग हैं, ठीक है, सबका नाम इसमें इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यहां पर सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि कौन कौन इंडिया में रह रहा है, रेसिडेंट। ठीक है, सिर्फ ये बता दो 1 2 3 जितने भी लोग रह रहे हैं, सिर्फ आप लोग रह रहे हो ना, आप सबके नाम इसमें डालेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें से डिसाइड करूं, इसमें से चेक करूंगा कि ये जो जितने लोग यहाँ रेसिडेंट हैं, जितने रह रहे हैं, इनका, इसकी ये सेकंड स्टेप बनेगा, ये एनआरसी एनआरसी बनेगा इसकी सेकंड स्टेप। अब ये बताइए इन सब में से ये एक्स वाई जेड ए बी, इन सब में से सिटीजन कौन है? ठीक है, तो ये सिटीजन है, ओके, चलो इसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एनआरसी में। ये सिटीजन नहीं है, हटाओ, इसको बाहर निकालो। ये सिटीजन है, इसको इंक्लूड करते हैं। ये सिटीजन है, इसको इंक्लूड करते हैं। ये नहीं है, इसको निकालो। ठीक है, तब जाके ये एनआरसी बनेगी। तो यहाँ पे अगर ये 5 लोग थे, तो यहाँ पे से 3 लोग ही सिटीजन है, बाकी 2 इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो इनका मेन कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट कह रही है हम तो सिर्फ एनपीआर कराना चाह रहे हैं, बट उनको ये डर है। अब देखिए, काफी सारे लोग आए जो मुस्लिम भी थे, पहले बांग्लादेश की तरफ से आए होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब तक जाएंगे। 10 20 30 40 साल हो गए, 50 साल हो गए अब बांग्लादेश वॉर को। हो सकता है इन लोगों ने आके वेल सेटल हो गए यहाँ पे, अपने बिजनेस वगैरह बना लिए। राइट, जैसे बांग्ला, अगर आप बंगाल वगैरह में जाओगे आप, तो स्ट्रीट फूड वगैरह में मिल जाएंगे आपको ये लोग। ठीक है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अपना घर बना लिया है, चौल टाइप छोटे मोटे, एंड दे आर लाइक काइंड ऑफ नाउ दे आर वेल सेटल। तो उनको ये है कि कल को एनपीआर तैयार किया जाएगा पहले तो हम बता देंगे कि हाँ हम यहाँ रेसिडेंट हैं, वेस्ट बंगाल की फलाना कॉलोनी के। लेकिन वहां के लोकल लोग तो जानते हैं कि नहीं ये तो वहां से आए हुए थे। तो कल को जब सिटीजनशिप की बात आएगी एनआरसी की, तब इनको यहां से निकाल दिया जाएगा कि आप सिटीजन तो नहीं हो। राइट, तो ये फर्क है एनपीआर और एनआरसी में। आई होप समझ में आया हूं। ठीक है, एनपीआर इसीलिए जब दिल्ली में एनपीआर कराने की बात की गई तो लोगों ने कहा हम बताएंगे ही नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि एनपीआर के बाद ऑब्वियस स्टेप बनेगा, सेकंड स्टेप एनआरसी, सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। दिस इज जस्ट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर।
यहाँ तो सिर्फ हम रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो। बट यहाँ जो सेकंड स्टेप आएगा वो इनका मेन कंसर्न है, खासकर इन लोगों का जो जानते हैं कि हम इलीगली आए थे, लेकिन अब हम यहाँ पर बस चुके हैं, अपने बिजनेस वगैरह सेटअप कर चुके हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो हमें अब निकाल दिया जाएगा 50 साल बाद। बांग्लादेश वॉर को हो गए ना 50 साल ऑलमोस्ट, राइट। तो उनको ये ज्यादा थ्रेट है। क्लियर। तो ये सारे इशू सीए को लेकर, एनपीआर एनआरसी को लेकर, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आर्टिकल मैंने आपका पूरा डिटेल में करवा दिया है, सारी बातें वही लिखी हुई हैं। यहाँ पर फाइनली एसबीआई ने सबमिट कर दी है डिटेल्स। अब देखते हैं इसको इलेक्शन कमीशन जब पब्लिश करेगा तो उसमें से क्या डेटा निकल के आता है। ये ना सबसे बड़ा जजमेंट है इस डेकेड का। इसके पोटेंशियल रियलाइज होंगे अगर ईमानदारी से चीजें मैच की गई बाद में, कि लोगों ने, ये कंपनी से चंदा जबरदस्ती लिया गया है इनसे या इन्होंने खुद दिया है। क्योंकि मैंने आपको एक आर्टिकल और दिखाया था जहां पे 350 ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने रेड पढ़ने के, अपने यहाँ रेड हुई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की, उसके विद इन 1 मंथ उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी है। सी इट्स लाइक सिंपल कि या तो आप जो बिजनेस कर रहे हो चलो उस पर 30% टैक्स दे दो, अगर ये नहीं देना है तो 10% उस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे दो जो पावर में है, ताकि वो ये टैक्स वाले इश्यूज में आपको छोड़ देगी। यही होता है। और एक तो पता है प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में बहुत हैवी टैक्सेशन है। लाइक चलिए पर्सनली भी बात ही कर ही लेते हैं। जैसे मैंने आपसे प्रीलिम्स की 3000 रुपीज चार्ज किए, राइट, मैंने आपसे 3000 चार्ज किए। अब जब मैं इसको एप्लीकेशन पे लेके जाता हूँ तो मुझे अराउंड 360 समथिंग इसमें से जीएसटी चला जाता है, राइट। उसके बाद करीब 78 रुपीज इसमें से इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लग जाते हैं, राइट। इसके बाद अगर मान लो कल को चैनल ग्रो करता है, एप्लीकेशन पे ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो फिर गूगल प्लेटफॉर्म आपसे फी मांगता है 11 to 30%, राइट। और ये 360 रुपीज जीएसटी, वो तो इसके कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, बाकी लगता कितना है 18%, राइट। इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस आप पे लगेंगे, राइट। उसके बाद आप जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो उसकी प्लेटफॉर्म फी अलग पड़ती है। अब अगर मैं ये जोड़ दूं, ये जोड़ दूं, ये भी जोड़ दूं और ये भी जोड़ दूं, तो अगर आप एक बड़े बिजनेस के लेवल बात करेंगे ना, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, ऐसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं एप्लीकेशन पे बेस, जिनके इससे ऊपर जाता है उनका रेवेन्यू 1 करोड़ से ऊपर, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें से उनका करीब करीब 40% तो एक्सपेंडिचर में ही चला जाता है। इस लेवल का टैक्सेशन है हमारे यहाँ। अरे तो हमारे यहाँ बिजनेस ग्रो इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज्यादा लगता है इंडिया में। ओके, कैरल को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको एक वन टाइम पैकेज दे दीजिए ताकि उसके फाइनेंशियल क्राइसिस को वो ओवरकम कर सके। कैरल सीलिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, सेंटर ने इस पे क्या क्या लिमिटेशन लगाई थी, ठीक है, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे भी आपको कहीं से भी ये मैंने आपको समझाया जरूर था, लेकिन इन डिटेल नहीं पूछा जाएगा कि क्या क्या एलिगेशंस लगे थे, राइट। लेकिन कैरल का कंसर्न भी जेन्युइन था और सेंटर की भी शायद कुछ बातें जेन्युइन थी, लेकिन फिर वो चीज हर चीज पे लागू होती है। सबसे ज्यादा कर्जा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र गुजरात सरकार पे है, जहां पे इन्हीं की पार्टी है। गुजरात में तो ये 27-30 साल हो गए लगभग इनको, राइट। तो वो ठीक है, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को हॉन्ट किया ही जाता है। बट ये सीलिंग वाली बात आप समझ चुके हैं, आपको सिर्फ इसको उस कंटेक्स्ट में प्रेजेंट करना है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में अलग अलग चीजें, ठीक है। पॉलिटिकल एंगल में गवर्नर का इशू हमेशा से रहता है और फाइनेंशियल इशूज यहाँ पर रहते हैं जब सेंटर बोलता है कि आपको अगर लोन रेज करना है तो आपको सेंटर की परमिशन लेनी होगी एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके अलावा जो हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो, उसका इशू हमने जान लिया था, कल भी देखा था हमने क्राइटेरिया में, इनकम डिस्टेंस 45% वेटेज, वो ज्यादा बड़ा इशू है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बार बार इंसिस्ट करता हूँ, प्लीज डिस्कशन मिस मत कीजिए। एटलीस्ट मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो रेगुलर मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि प्लीज डेली इस डिस्कशन को फॉलो कीजिए, तभी जाकर आप वो अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि देखिए आपको वहां एग्जाम में करना क्या है। आपको हार्डली 150 से लेकर 250 वर्ड में लिखना है। अभी मैंने आपको सीए के बारे में 3-4 मेजर कंसर्न बता दिए, उतने में आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब देयर इज नथिंग लाइक कि आपको इस टॉपिक को अलग से कोचिंग के नोट से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, वो सब नहीं होगा। अगर डेली फॉलो कर रहे हो चीजें दिमाग में ऑलरेडी छप जानी है, आपका ब्रेन ऑलरेडी इनको प्रोसेस करना शुरू कर देगा। ओके, उसी तरीके से प्रिपरेशन इजी बनती है। यूपीएससी इज मोर अबाउट लर्निंग रादर देन स्टडिंग। ओके, सो डोंट स्टडी बट लर्न। ओके, आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज है हमारी ट्राई सर्विस की, जहां पर सबने अपने इंडिजिनस वेपन दिखाए हैं। दैट इज कॉल्ड एज भारत शक्ति ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हेल्ड इन पोखरण राजस्थान। सीएए वोंट इम्पैक्ट द सिटीजनशिप ऑफ इंडियन मुस्लिम, ये सेंटर का कहना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंडियन मुस्लिम ऑलरेडी सिटीजन हैं उनको ये डर है कि हमसे भी कल को बोला जाएगा चलो पेपर प्रूफ दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर ने क्लैरिफाई किया है, ये जो ऑलरेडी सिटीजनशिप है आपके पास, आपकी बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। आपको तो
बेवजह गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है उन इलीगल लोगों की जो बिना डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर आए थे कभी, ठीक है। अब इन इलीगल्स में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो उनको अब कोई डर नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं बस उनको डर है कि यार चलो हम इलीगली आए थे लेकिन अब इतना बच गए हैं तो हमें भी तो मौका दीजिए इनकी तरह कि आप नागरिकता ले सकें। अब हम एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, बस ये उनका कंसर्न है मेन। ठीक है, आप हमें भी मौका दे दीजिए बसने का। बट इंडिया का कंसर्न भी जेन्युइन है, मतलब अब ठीक है बोलना तो अच्छा नहीं लगता, बट आपने रिलीजन के नाम पर ही तो देश मांगे थे। मैं इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा जो यहाँ रह रहे हैं, आजादी से रह रहे हैं, ठीक है। बट आपने इस्लाम के नाम पर ही देश अलग मांगा था, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो। उसके बाद आप वहां से ये कह के आना, जैसे अहमदिया लोग हैं, ठीक है, या दरुल इस्लाम, एक और कोई कम्युनिटी है, इनका कहना है हमारा साथ यहाँ प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो रिलीजन, ये तो हिस्ट्री बताती है कि रिलीजन के नाम पे बना हुआ कभी कोई देश सक्सीड हुआ ही नहीं है, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है लड़ने की। पहले वो अलग अलग रिलीजन के अगेंस्ट लड़ते हैं, उसके बाद वो विद इन रिलीजन भी लड़ना शुरू कर देते हैं अलग अलग सेक्ट के नाम पे। ओके, तो ठीक है, वो इंडिया का ये जो किया गया है, बट अगेन वो हमारे आर्टिकल 14 को चैलेंज करता है, क्या रिलीजन क्राइटेरिया हो सकता है सिटीजनशिप देने का या नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, वो एग्जामिन करेगा तब हमें पता चलेगा। Right. The law has nothing to do with the present 18 crore Indian Muslim who has equal right as their Hindu counter. इंडियन मुस्लिम्स का कोई इशू नहीं है यहाँ, इशू है सिर्फ इलीगली आए हुए मुस्लिम्स का। तो हमने जो इलीगल माइग्रेंट्स आए ना उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, और मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं देना चाह रहा है देश, बस इतनी सी बात है। देश क्या मतलब गवर्नमेंट। बिग टेक फर्म्स, अभी जो बिग टेक फर्म्स है ना, इनकी काइंड ऑफ डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, जो एक नया स्टार्टअप होता है वो इनको चैलेंज कर नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पैनल है कमिटी का, ये कह रहा है कि एक लॉ बनाना चाहिए, स्पेसिफिकली एक नया लॉ बनाना चाहिए टू इंट्रोड्यूस सम प्रोविजन जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें और कंपटीशन बढ़ाएं, ना कि कंपटीशन को कम करें ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ फ्यू लार्ज कंपनीज। ओके, इसने रेकमेंड किया है कि एक लेजिस्लेशन बनाना चाहिए नया टू रेगुलेट द मार्केट पावर ऑफ बिग टेक फर्म्स लाइक गूगल एंड मेटा। क्योंकि अब देखिए गूगल ने अभी हमारे यहाँ काफी सारी मैट्रिमोनियल साइट, एएलटी, बालाजी, इन सब पे कहा कि 11 to 30% फी दीजिए आप हमें। ओके, आप अपनी ऐप हमारे यहाँ स्टोर कर रहे हैं ना, उस पर फी दीजिए। अब अगर ये मना भी कर दें कि हमें नहीं देना, तो कहाँ जाएंगे? एप्पल स्टोर पे जाएंगे तो वो भी फी मांगता है, और एप्पल के तो खैर हमारे यहाँ कस्टमर्स ही बहुत कम है इंडिया में अभी एज कम्पेयर टू गूगल प्ले स्टोर, राइट। तो फिर वो मजबूरी में देना ही पड़ता है। तो ये जो उनका मार्केट डोमिनेंस है ना, ये ठीक नहीं है। तो इनकी पावर को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से लेजिस्लेशन बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये लोग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को हैंडल कर रहे हैं, राइट। Now, the recommendations, if implemented, would better equip the Competition Commission of India to rule on competition matters for tech firms. नहीं, इनके नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, दे आर रैपिडली इंक्रीजिंग देयर यूजर बेस एंड एस्टैब्लिश मार्केट पावर दैट इज डिफिकल्ट फॉर ए न्यू एंट्रेंट इन द इंडस्ट्री टू डिसलॉज। अब अगर हम बनाना भी चाहें कि चलिए हम अपना खुद का प्ले स्टोर बनाएंगे, कोई इंडिया बनाना चाहे कि हम खुद का प्ले स्टोर बनाएंगे जैसे हमने यूपीआई बनाया, क्या कॉम्पीट कर पाएंगे एकदम से? नहीं, क्योंकि उसका गूगल का यूजर बेस कितना ज्यादा है। ऐसे ही हमने ट्विटर का बनाया था एक, आई डोंट रिमेंबर नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, एक इंडिजिनसली बनाया था इन लोगों ने, कुछ ट्विटर का ही ऑल्टरनेटिव, कुकू करके कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, ठीक है। बट नहीं नहीं सक्सेड हो पाया, क्योंकि ट्विटर का बेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा है ना, नहीं कर पाओगे। सिमिलरली हमने एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ऑल्टरनेटिव बनाया था, हाइक करके, HIKE, वो भी नहीं सक्सीड कर पाया, राइट। तो हमें इस तरह की जो बिग मार्केट प्लेयर्स हैं इनके साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने, कंपटीशन रहे, तो उसके लिए अलग से लॉ बनाने की जरूरत है। It recommends the creation of a new law, the Digital Competition Act, to introduce an ex ante legislation specifically applicable to large digital enterprises to supplement the Competition Act. ये कॉम्प्लीमेंट करेगा कंपटीशन एक्ट को, ऐसा नहीं है कंपटीशन एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ओके, ड्रग रेगुलेटर वॉर्न अबाउट मैरोपिनिन एंड डिसोडियम। ये दोनों दवाइयां हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट हैं, इनको ना अप्रूव नहीं किया गया अभी तक CDSCO के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी ये बिक रही हैं आराम से। तो इसने वॉर्न किया लोगों की ऐसी चीजें मत कीजिए जो अभी तक अप्रूव भी नहीं किया हमने। CDSCO, अब मैं आपको बोलता हूँ प्रीलिम सर पे, तो हर एक बॉडी को रिवाइज करते रहो रेगुलर, इस पे डिपेंड मत रहो कि एक जगह जो PTI चीजें पढ़ेंगे। हमने पहले भी ये सब चीजें डिस्कस की हैं और बीच बीच में बार बार करते भी रहते हैं, बट डेली कर पाना ही पॉसिबल नहीं होता है। CDSCO, इसको काफी सारे फंक्शन दिए गए हैं बाय
ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940, ठीक है। वर्क किसके अंडर में करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में। अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, जिस रिगार्डिंग न्यूज है कि उसने अप्रूव किया नहीं है बट फिर भी बिक रही है। क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करेगा कि ये मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं, और इनकी ट्रायल के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा जो पूरे करने चाहिए। देन कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स, जो ड्रग्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी क्वालिटी इंश्योर करना इसी का काम है। एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज विद स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। Further, CDSCO along with state regulators is jointly responsible for grant of licenses to certain specialized categories of critical drugs such as vaccines and sera etc. right jointly responsible है लाइसेंस देने के लिए स्पेशल कैटेगरी के क्रिटिकल ड्रग्स को। इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू सब्जेक्ट ऑल मेडिकल डिवाइसेस। नाउ दवाइयों के अलावा डिवाइसेस की भी बात हो रही है यहाँ पर, जैसे हार्ट में इम्प्लांट्स किए जाते हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रासेप्शन लगाया जाता है विमेन को, इनको भी सीडीएससीओ की स्क्रूटिनी में लाया जाएगा। वैसे ला चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये पहले का आर्टिकल है। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है डीसीजीआई। ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ CDSCO of the Government of India, responsible for approval of license of specified categories of drugs such as blood or blood products. DCGI also set standards for manufacturing, sale, import and distribution of drugs in India. Okay? और पिछले कुछ साल में मैं आपको पीवाई की ऑलरेडी दिखाता रहता हूँ बीच बीच में कि यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछी हैं, किसी बॉडी के फंक्शन पूछ लिए, कई बार किसी चीज के बेनिफिट्स पूछ लिए या उसके इम्पैक्ट पूछ लिए, इस तरह की चीजें पूछता रहता है वो, ठीक है। तो ये तैयार करते चलो एंड बार बार रिवाइज करते चलो, रिवीजन ही आपको एग्जाम पास कराएगा। सिप्री सिप्री ने बताया कि इंडिया वाज द टॉप इंपोर्टर ऑफ आर्म्स बिटवीन 2019 टू 23। ये 4 ईयर पीरियड को चेक करता है। पहले सिप्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है। सिप्री इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। ये स्टैब्लिश किया गया था 1966 में एट स्टॉकहोम, and it provide the data या analysis and recommendation based on open sources to policy makers, researchers, media and interested people. Okay? चलिए इसकी ये रिपोर्ट, इसके जो आउटकम्स है ना, ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है। इस पे पीवाई क्यों, इसमें आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। इंडिया वॉज द टॉप आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड इन 2019 टू 2023 पीरियड, और ये 4% बढ़े हमारे इम्पोर्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड ऑफ 2014 टू 18। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। और इवन यूरोपियन कंट्रीज भी जो है उनके आर्म इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, वो भी मैसिवली बाय 94%। आप समझ सकते हैं रशिया का जो थ्रेट आया है यूरोप पे, उस वजह से इन्होंने भी अपने आर्म्स इंपोर्ट बढ़ाए हैं। रशिया ने इंडिया को सब्सक्राइब किए हैं अराउंड 36% ऑफ आर इंपोर्ट, हमारे जितने इंपोर्ट है उसका 36% रशिया ने किया है। और ये पहली बार है, दिस इज फर्स्ट 5 ईयर पीरियड सिंस 1960-64, ठीक है। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया से करने वाले इंपोर्ट हमारे 50% से कम हुए। और ना हमेशा हमारा साल में हम जितने हथियार इंपोर्ट करते थे या इस 5 ईयर पीरियड में जितने इंपोर्ट करते थे, मैंने शुरू में 4 ईयर बोल दिया था, ये 5 ईयर पीरियड कवर करता है, सॉरी फॉर दैट। 5 ईयर पीरियड में जितने हथियार हमने इंपोर्ट करें उसमें से 50% हमेशा या 50% से ज्यादा हमेशा हम रशिया से लेते थे। बट ये पहली बार हुआ है सिंस 1960-64 कि ये शेयर गिर के अंडर 50 गया है, ठीक है। 60-64 तक का जो पीरियड था उसमें गए हैं नीचे पहले, लेकिन 62 में हमारी वॉर हुई इसी पीरियड में पहली बार, और फिर हमने सोचा कि हमें हथियारों की जरूरत है तो हमने इंपोर्ट अपने बढ़ाए, और तब से लेके 1962 वॉर पहली बार जब हमने लड़ी तब से लेके आज तक रशिया का शेयर हमेशा 50% से ऊपर रहा है, एज हाई एज 70% भी गया है, ठीक है। बट फिर हमने थोड़ा डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, हमने यूएस, इजराइल, फ्रांस, इन तीनों कंट्रीज से भी अपने आर्म्स इंपोर्ट इंक्रीज किए। ओके, नाउ अब इंडिया टॉप पे आ गया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया एक बार निकल गया था हमसे आगे, ठीक है। और टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर। अब कतर का क्या है, मतलब इसको क्या जरूरत है, अगर मैप भी देखोगे तो छोटा सा है, राइट। बट इस कतर पे हमेशा एलिगेशंस लगते रहे कि ये टेररिस्ट वगैरह को होस्ट करता है, जैसे हमास की नेगोशिएशन यही करवा रहा है, तालिबान के नेगोशिएशन ने करवाए थे, फिर कतर को इन लोगों ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बाहर भी निकाल दिया था कि तुम्हारे टेररिस्ट लोगों के साथ रिश्ते हैं, राइट। इस तरह की बातें कतर पे होती रहती है, तो कतर भी अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करता रहता है हथियार खरीद के। और यूक्रेन बना है 4th बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, ठीक है। तो ये 4 टॉप 4 हो गए। इस बार हमने बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया है डिफेंस मिनिस्टर को, 6.2 लाख करोड़। बट द थिंग इज कि देखिए 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू और
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब वही डे टू डे खर्चे, जैसे आर्मी की कैंटीन के खर्चे, सैलरी, पेंशन, यूनिफॉर्म्स एंड सो ऑन। और दूसरा होता है कैपिटल, यानी हथियार खरीदने, कुछ ऐसे कैपिटल एसेट बनाने जो काम आएंगे। तो इस 6.2 लाख करोड़ में से कैपिटल एलोकेशन कितना गया है? जस्ट 1.72 लाख करोड़। तो ये दिखाता है कि आर्म फोर्सेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत हाई है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी हम नए हथियार कम खरीद रहे हैं या नए चीजें कम कर रहे हैं, जो डे टू डे खर्चे हैं वो ज्यादा है। अब इस रेवेन्यू एलोकेशन में वो भी आ जाता है, हथियारों का मेंटेनेंस भी लगता है ना, ऐसा नहीं है कि आपने टैंक्स खरीद लिए तो बस रख दिए, उनका मेंटेनेंस भी करना होता है आपको, जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं उनको भी मेंटेन करना होता है, हेलीकॉप्टर्स जो आर्मी के अंडर में होते हैं वो भी करने होते हैं, तो उनका भी जो मेंटेनेंस ऑपरेशन वगैरह होता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ जब हम फर्स्ट टाइम उनको परचेज कर रहे हैं। ओके, तो हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है। सिमिलरली पाकिस्तान है फिफ्थ लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, जिसकी इकोनॉमी पूरी खड्डे में जाई हुई है। ओके, और इसने अपने जो इंपोर्ट हैं ये बढ़ाए हैं और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और चाइना ने इसका कितना सप्लाई किया है जरा देखिए। चाइना सप्लाइड 82% ऑफ ऑल आर्म्स इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा डिपेंड है चाइना पे, इसलिए वो लैंग्वेज यूज करते हैं, देयर रिलेशनशिप एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन, एज डीप एज ओशियन एंड एज हाई एज हिमालयाज। फ्रांस यूएस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सप्लायर रहा है आर्म्स का, और यूएस की आर्म्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई प्रेसिडेंट उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। एक प्रेसिडेंट साहब गए थे, आई थिंक जॉन एफ कैनेडी थे, उनका मर्डर करवा दिया गया था। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पे प्रेसिडेंट भी आर्म्स लॉबी के अगेंस्ट जा पाए, इसलिए अमेरिका कभी चैन से रहने नहीं देता दुनिया में किसी देश को, कहीं ना कहीं वो गदर मचाता रहता है, क्योंकि उसके आर्म्स लॉबी का हमेशा प्रेशर होता है, डू समथिंग वरना हथियार कैसे बिकेंगे। अब ये सोचिए कि हाइती जैसी कंट्री, सूडान जैसी कंट्री, ये बहुत ज्यादा गरीब है, इनकी यहाँ पे सिविल वॉर चलती रहती है और एक से एक हथियार है उनके पास, उनके जो रेबल ग्रुप्स भी हैं उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, सबसे अच्छी मशीन गन्स हैं उनके पास, कैसे आती हैं ये? और इतने गरीब हो तो कैसे खरीद रहे हो? ऑल बिकॉज ऑफ दिस आर्म्स इंडस्ट्री। रेबल्स खड़े करेंगे हम लोग, इनको टॉप क्लास हथियार देंगे, तो फिर जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, वो भी हमसे लीगली परचेज करेगी इतने महंगे महंगे हथियार। ये इस तरीके से दुनिया चल रही है। France emerged as the world's second largest arms supplier. First US, second France. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस आया हुआ है विच इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, विद इन एससी, एक तो कम्युनिटी है जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी है और एक और है मजहबी सिख, उनको ना सब कैटेगराइज कर दिया कि इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि विद इन एससी भी मल्टीपल कम्युनिटीज हैं, मल्टीपल कास्ट हैं और सब बराबर नहीं है, कुछ थोड़ी सी फॉरवर्ड है, कुछ ज्यादा बैकवर्ड है। तो यहाँ पे हमेशा डिमांड होती रही कि सब कैटेगराइजेशन कीजिए, तो पंजाब ने किया था। बट अब चैलेंज ये आ जाता है कि अंडर आर्टिकल 341 जो हमारा आर्टिकल है, इसमें प्रेसिडेंट एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन एससी में आएगा, और इस लिस्ट को चेंज करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ये दो बात याद रखो। ठीक है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसको टिंकर कर सकती है? तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है हम तो लिस्ट चेंज कर ही नहीं रहे, इसमें आपने जिन जिनको एससी में लिस्ट किया है वही है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा बैकवर्ड है उनको एडिशनल बेनिफिट देंगे, और जो थोड़े से फॉरवर्ड हैं जैसे डाबी कास्ट, एसटी में मीना कम्युनिटी, इनको थोड़े से कम बेनिफिट देंगे, बस ये कह रही है पंजाब गवर्नमेंट। तो अब ये केस अभी कोर्ट में है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब एंड देविंद्र वर्सेस देविंदर सिंह, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल एंगल से इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट केस रहा है इस डेकेड का, तो सोशल एंगल से ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट होगा, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। क्या हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं एससी और एसटी के अंदर भी, जैसे कि ओबीसी में किया जाता है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट? राइट, क्वेश्चन इज कैन स्टेट गवर्नमेंट मेक सब क्लासिफिकेशन विद इन प्रोपोर्शन प्रिस्क्राइब टू एससी एंड एसटी इन रिक्रूटमेंट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? दिस इज द बिग क्वेश्चन जो एग्जामिन करना है कोर्ट को। Right. Now there are differing levels of development, and some castes are more discriminated against than other. Right. Because क्या होता है, जैसे विद इन एससी भी अगर मैं आपको बताऊं, डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज, ओके, बट जो चमार कास्ट है वो अपने आप को पासी कास्ट से ज्यादा सुपीरियर मानती है, वो कहती है कि हम तो इनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं, ये रियलिटी है। ओके, बिहार एमपी में आप कुछ विलेजेस में जाइए, वहां है ये, दोनों एससी में आते हैं, बट एक एससी कास्ट दूसरी एससी कास्ट के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेट कर रही है। दूसरी कास्ट जो फॉरवर्ड कास्ट है वो एक बार चमार के साथ थोड़ा टर्म्स फिर भी बेटर करते हैं, लेकिन जो पास ही उसके साथ और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो फिर विद इन एससी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो फिर विद इन एससी सबको
रिजर्वेशन में भी फिर डिफरेंशिएशन क्यों नहीं है, राइट? दिस इज द बिग क्वेश्चन जो यहाँ पर कोर्ट एग्जामिन करेगा। क्लियर? Now, Article 341, it allows the President of India to notify a list of SC for each state and stipulate that the list can only be modified by Parliament. अब प्लीज ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, लिस्ट कौन बनाएंगे? प्रेसिडेंट बनाएंगे हर स्टेट के लिए, और उसको मॉडिफाई कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। ये वर्ड इंटरचेंज कर दिए ना अगर उसने एग्जाम में, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है, तो फंस जाओगे वहां एग्जाम हॉल में। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लो। The court found that state government had no power to tinker with the list because it was clear on a bare reading of Article 341 that such authority is vested only with Parliament. ठीक है, यहाँ पर जब आंध्र प्रदेश ने भी इस तरह की कोशिश की थी तो वहां पर जो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये पावर आपके पास नहीं है, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, इसलिए ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और कई स्टेट ने कोशिश की है इस तरह की चीजें, जैसे हमारे एमपी में मीना कम्युनिटी को एसटी से बाहर कर दिया गया, बट आपके राजस्थान में एसटी में आती है शायद, अगर राजस्थान में नहीं भी आती तो कम से कम इंडिया लेवल पर सेंट्रल लिस्ट में तो मीना कम्युनिटी अभी भी एसटी में आती है, राइट? तो हर स्टेट अपने अपने कुछ चेंजेस करता है, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार में इसको क्लियर कर देगा क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। देखिए अब हुआ ये है कि हम लोग आर्टिकल 14-16 में इक्वालिटी की बात करते हैं, बट रिजर्वेशन एक एक्सेप्शन बन के आ जाता है टू आर्टिकल 14 एंड 16 बिकॉज थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन देयर कास्ट। अब जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन गरीबी के आधार पर, तो गरीबी के आधार पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन गरीबी के आधार पर नहीं हुआ है। अब अगर आप लोग माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं, आप महाभारत रामायण में बिलीव करते हैं, तो फिर आपको देखना होगा कि सुदामा गरीब थे ना, पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, उन्हें विद्या मिली, उन्होंने एजुकेशन लिया ना, कास्ट के बेसिस पे तो नहीं हुआ था। वो गरीब थे बट फिर भी उनको दिया क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उनको एजुकेशन मिला। बट वहीं कर्ण की बात कर लीजिए, उसको एजुकेशन देने से मना कर दिया गया, जस्ट बिकॉज सूत पुत्र हो आप एक चैरियट के, यानी कि आज के ओबीसी समझ लीजिए आप। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर? वो पे कर सकते थे बट वो पे नहीं कर, उन्हें फिर भी नहीं दिया गया। तो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे हुआ है, इसलिए रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे। डिस्क्रिमिनेशन अगर गरीबी के बेसिस पे हुआ होता तो रिजर्वेशन भी गरीबी के बेसिस पे होता, राइट? दिस इज द वन पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपके देखिए पर्सनल थॉट्स जो भी हो, लेकिन इंटरव्यू पैनल में आप वो चीज नहीं बोल सकते कि नहीं सर गरीबी पे ही दो, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जस्टिफाई इसी तरीके से करना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन जिस बेसिस पे हुआ था, तो फिर जो अफर्मेटिव एक्शन है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन वो भी उसी बेसिस पे दिया जाएगा। क्लियर? सब कैटेगराइजेशन की बात सिर्फ हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ कास्ट के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कुछ के साथ थोड़ा कम हुआ है। Now, the reservation, it must be seen not as a measure in conflict with or in exception to the basic notion of इक्वालिटी। आप ये मत सोचिए कि इक्वालिटी को कन्फ्लिक्ट कर रहा है, बट ये इक्वालिटी के गोल को फर्दर आगे बढ़ा रहा है। इक्वालिटी, किसी को इक्वालिटी देने के लिए अगर किसी की हाइट कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की और ज्यादा है, ठीक है, यहां पर वो बैरियर है, तो आपको इसको नीचे से एडिशनल सपोर्ट देना होगा ताकि ये भी राइज कर पाए यहां तक। कि तो ये मत कीजिए कि आपने उसको सपोर्ट दिया, हम दोनों को सपोर्ट नहीं दिया। उसे जरूरत थी इसलिए दिया, क्यों? क्योंकि पहले उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जिस वजह से वो पीछे रह गया। बाकी इससे रिलेटेड मैंने आपसे सारी बातें की हैं। डेप्राइवेशन इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगर बना पाएगा इंडिया, अगर हमारे पॉलिटिशियंस की विल पावर होगी, अगर वो वाकई चाहते हैं। मैं उन पॉलिटिशियन को भी इंक्लूड कर रहा हूं जो इनके लीडर बने फिरते हैं, भीम आर्मी वाले, ठीक है, उनको समझना होगा कि ये एससी एसटी एक होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है, कुछ के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, किसी के साथ कम है। अब वो ऊपर के 10-20% ही पूरा फायदा ले जाएं, बाकी 70 पीछे रह जाएं, तो फिर वो वही इक्वालिटी आ नहीं पाएगी। ओके, तो वो डेप्राइवेशन इंडेक्स वगैरह की बात मैंने आपसे पहले की है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो सब आपके इंटरव्यू और आपके आंसर में दिखना चाहिए, तभी आपकी मैच्योरिटी शो होगी। एक और केस आया था स्टेट ऑफ केरल वर्सेस एन एम थॉमस एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एटलीस्ट इन थ्योरी इट अपियर टू एक्नॉलेज दैट गवर्नमेंट्स नॉट ओनली possess द पावर टू मेक रिजर्वेशन and correct the historical wrongs but also have positive duty to ensure substantive equality। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है इक्वालिटी को इंश्योर करना। रिजर्वेशन दिया है, ये पंजाब में इन लोगों ने बाल्मीकि एंड मजहबी को थोड़ा अलग से बेनिफिट दिया है क्योंकि वो पीछे रह गए। इन द केस ऑफ पंजाब लॉ इट डिसाइडेडली डज नॉट मॉडिफाई द प्रेजेंट लिस्ट। प्रेजेंट लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, उसने बस एक स्पेशल प्रेफरेंस दे रही है बाल्मीकि और मजहबी सिख्स को क्योंकि ये ज्यादा पीछे रह गए। ठीक है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, ओके। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो आप इंटरव्यू पैनल में बोल सकते हो, आप वहां अपने पर्सनल थॉट नहीं रख सकते, सर ऐसा गलत है वैसा गलत है, नो। ब्यूरोक्रेट बनना है तो फिर उस वे में आपको अपनी बात वहां रखनी होगी, चाहे उससे कोई एग्री करे ना करे।
ये खुद मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो वो अच्छी-अच्छी बातें लिखेंगे खेलो इंडिया वगैरह के बारे में। लेकिन मैं इसमें आपको एक टॉपिक ज़रूर कराऊँगा एक दिन, क्या इंडिया वाक़ई ओलंपिक में 50 प्लस मेडल टारगेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है? इसकी पूरी तैयारी देखेंगे अपन। तो उसी में एक सबसे बेसिक स्टेप है खेलो इंडिया, क्योंकि बच्चों को इस ड्यूरेशन में आप तैयार करोगे स्कूल टाइम पे तभी हो पाएगा। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ कई ऐसे हैं जिन्होंने अलग-अलग स्पोर्ट्स में मेडल जीता है, बट आज वो लेबर का काम करने पे मजबूर हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ खेलों को प्रमोट नहीं किया जाता। एक क्रिकेट है जिसमें पैसा है अच्छा खासा, उसके अलावा बाकी में बहुत से स्ट्रगल है। इसके बाद फिर अब लड़कियों की बात कर लेते हैं, तो सेफ्टी इशू सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि खुद हरियाणा में कई पेरेंट्स ने कहा कि ये ब्रिजभूषण का जो केस हुआ है, जब रेस्टर प्रोटेस्टर बैठे उसके बाद हमने अपनी बच्चियों को खेल से विड्रॉ कर लिया है। बट दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा जैसे भी हैं जिनके मेडल जीतने के बाद काफी बच्चों ने ये जेवलिन थ्रो गेम को पार्टिसिपेशन बढ़ा है उसमें, ठीक है। तो मेरे पास दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, बट जब तक आप विमेन की सेफ्टी इंश्योर नहीं करोगे स्पोर्ट्स में जाना आसान नहीं है उनके लिए। और अब एक तो हमारे हो गए समर ओलंपिक्स, दूसरे होते हैं विंटर ओलंपिक जिसमें वो आइस वगैरह वाले खेल होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन लद्दाख में हम लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं इनेबलिंग लद्दाख टू स्टेज ए पोर्शन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स विंटर, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम. It was heartening to see Ladakh excel in ice hockey and ice skating alongside the army and the Indo-Tibetan border police. ठीक है, तो ये जो खेल हैं इनको सिर्फ हम लद्दाख में प्रमोट कर सकते हैं, या तो फिर आप पूरा एक पैक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए उस टाइप का स्टेडियम। सब सहारन अफ्रीका बहुत गरीबी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। वर्ल्ड बैंक साइट्स conflict induced instability in the region as the reason behind rising poverty number। अब देखिए ये पूरा अपने आप से एक टॉपिक है, इसको मैं मेंस 450 प्लस में कभी आपको कराऊंगा कि आखिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इतने कन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं। मैं इसको आपके 8 से 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दे दूंगा, आपका काम एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है कि इनके जो मैप बनाया गया ना, वो बिस्मार्क ने वहीं टेबल पे रख के अपने जर्मनी में उसने वहीं टेबल पे स्केल से डिसाइड कर लिया था कि कौन सा एरिया किस कंट्री के इन्फ्लुएंस में आएगा। ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में कौन आएगा, फ्रांस के इन्फ्लुएंस में कौन आएगा, जर्मनी के कौन आएगा, ये सब इन्होंने वहीं पर डिसाइड कर लिया था। इसलिए आप अगर ये सब ऊपर के मैप देखोगे ना, तो वो सब कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन जैसे कटे हुए हैं उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं, राइट। बिना ये जाने कि ग्राउंड लेवल पर कौन से ट्राइबल किधर किस रीजन में रहती है, इन्होंने उनको डिवाइड कर दिया कंट्री वाइज, जैसे हमारे यहाँ हुआ है, ठीक है। म्यांमार में रह गए कुछ लोग, कुछ इस तरफ इंडिया में आ गए, क्योंकि वो डिमार्केशन भी बहुत रैंडमली हुआ था, ग्राउंड लेवल की समझ नहीं थी उस टाइम ब्रिटिशर्स को नॉर्थ ईस्ट के, ठीक। तो एक तो इनका हिस्टोरिकल की एक कंट्री आपने बना दी कि चलो ये एक कंट्री, उसमें अलग अलग ट्राइब्स रह रहे हैं, जबकि सपोज कीजिए ये एक ट्राइबल ग्रुप था, ठीक है, ये सेम ट्राइब थे, तो आधे आधे बांट दिए आपने, और इधर कह दिया कि ये एक कंट्री है। अब इसमें पहले से दो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप रह रहे हैं, तो इस वजह से कंफ्लिक्ट का बेसिक सोर्स यही है, राइट। दूसरा कि ये आज भी लड़ते रहते हैं, एथनिक वायलेंस इनमें आज भी बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। ये एथनिक वायलेंस की वजह से ये कि डेवलपमेंट हो नहीं पाता है, और ये लोग आपस में लड़ते लड़ते और ज्यादा गरीब हो जाते हैं, और एक वो पॉवर्टी की साइकिल में फंस जाते हैं। डेस्पाइट कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में भर भर के रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, हर तरह का नेचुरल रिसोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन कंट्रीज इतनी छोटी छोटी बनी है, स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीका में, कि एक वो जो कॉमन मार्केट की हम बात करते हैं ना, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, वो कॉमन मार्केट बन नहीं पाता है। एक छोटा सा सामान भेजना है, 3 अलग अलग कंट्री से निकलेगा, और जितने का वो सामान नहीं उतना तो टैक्स लग जाएगा तीनों कंट्रीज में, राइट। तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में आते भी हैं कि आखिर अफ्रीका की प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं होती हैं, क्यों इसको अब तक डार्क कॉन्टिनेंट मान रहे हैं हम लोग। तो ये मैं आपको कभी मेन सीरीज में अलग से करवा दूंगा, अभी तो आप प्री पे फोकस कीजिए, हम बाद में बात करेंगे इसकी। न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड, यहां से सिर्फ एक चीज हमें समझनी है कि आखिर इस न्यूक्लियर वेस्ट को हैंडल कैसे किया जाता है। मैंने प्रीलिम्स पे एक कुछ सेशन किया था इस पे, और 4 मार्च को मैंने आपके साथ ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैं दोबारा तो नहीं करूंगा आज, क्योंकि वो बेवजह हमारा ज्यादा टाइम ले जाएगा, लेकिन मैंने आज के नोट्स में भी इसको डाल दिया है, आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। स्टेज 1 जो हम अचीव कर चुके हैं, स्टेज 2 जो अभी हमने पिछले वीक ही इसमें काम शुरू कर दिया है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं, और स्टेज 3 जो हमारा जो थोरियम का वास्ट रिजर्व है मोनोजाइट सैंड में इंडिया में, वो हम यूज कर पाएंगे। इसके साथ ही मैंने आपको चैलेंजेस भी बता दिए थे इस प्रोग्राम में क्या है, ठीक है। तो ये आप वापस रीड कर लेना, या फिर अगर समझना है तो आप 4 मार्च का वीडियो प्ले कर लेना, ओके, उसमें हमने बात की थी इसकी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यूरेनियम 235 है, इसको हम लोग न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड करते हैं, फिर ये ब्रेक डाउन होता है, फ्यूजन रिएक्शन बनती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट एनर्जी प्रोड्यूस होने के साथ साथ इसमें और भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे बैरियम 144, क्रिप्टन 89 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। नाउ इफ दीज डेब्रिज, ये बैरियम एंड क्रिप्टन, दे कंस्टिट्यूट द एलिमेंट्स दैट कांट अंडरगो फिजन, ये और फिजन रिएक्शन नहीं बना सकते, और इसलिए ये न्यूक्लियर वेस्ट कहलाते हैं।
ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। और न्यूक्लियर वेस्ट को हैंडल करना अपने आप में आसान काम नहीं है। So how we handle this? The main challenge is that this hot and radioactive it needs to be kept under water for up to few decades. पहले तो आपको उसको अंडर वाटर ही रखना होगा ताकि वो पहले कूल हो जाए। जब कूल हो जाएगा तो उसको ड्राई कास्क में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर स्टोर कर दिया जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए अंडर दी अर्थ। और ये इतना लंबा स्टोर होता है कि जितना होमोसेपियन से आज तक की जर्नी रही है ना, उससे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन में हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हम इसको ड्राई केक्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं। अब अगर आप ये देखेंगे कि ये स्पेंट फ्यूल रख दिया तो कितना इकट्ठा हो जाएगा, तो होता ही है। यूएसए में देखिए उसके पास कितना वेस्ट इकट्ठा हुआ पड़ा है, 69,000 टन। कैनेडा 54,000, और ये भी 2015 का डेटा है। रशिया 21,000 टन। राइट, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर नेचुरल डिजास्टर आएंगे ना तो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दिक्कत ना दे जाए। क्योंकि फुकुशिमा में क्या हुआ, सुनामी आई और वो उसको पता है, अब जाकर उसने उस फील्ड को वेस्ट से फ्री किया है, जो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स थे उन सबको निकाला है, अब जाकर वो ओशियन में पानी छोड़ने को तैयार हुए हैं। Right? These short-lived radionuclides may be discharged into the environment as per IAEA, लेकिन उसको काफी टाइम तक, जो शॉर्ट लिव्ड है वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के हैं जैसे बेरियम ये नहीं रिलीज किए जा सकते। जापान इज करेंटली डिस्चार्जिंग आफ्टर ट्रीटमेंट, पहले उसने ट्रीट किया है पूरा इसको फुकुशिमा से जो वेस्ट था, उसके बाद जाकर अब वो पैसिफिक ओशन में रिलीज कर रहे हैं। इसको हैंडल करने के लिए या तो हम इवेपोरेट कर सकते हैं या फिर केमिकली प्रेसिपिटेट किया जा सकता है टू यील्ड ए स्लज दैट कैन बी ट्रीटेड एंड स्टोर्ड। राइट, तो ये कुछ तरीके हैं इसके, बट अगेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वेस्ट हैंडल करना अपने आप में एक ट्रिकी काम है, ये जानना था आपको। मलयाली डायस्पोरा, तो डायस्पोरा हमें सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं सोशल वे में भी हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल रेमिटेंसेस प्लेड ए ह्यूज रोल इन मोबिलाइजिंग एड एड ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस 2018 फ्लड्स इन दी स्टेट केरल में। ठीक है, तो डायस्पोरा का सिर्फ इकोनॉमिक की वैल्यू नहीं है, सोशल वैल्यूज भी है। इंडियन ट्रूप्स बिगिन मालदीव पेट्रोल, ठीक है हो गया। हिजबुल्ला स्ट्राइक इजरायली ट्रूप्स, हिजबुल्ला ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ कई बार ये पूरी इस थ्योरी। ठीक है, लेबनान में है, ऊपर लेबनान से, और हिजबुल्ला इज ए शिया ग्रुप सपोर्ट बैक्ड बाय ईरान। राइट, और फिर बाकी हाउदी रेबल्स हैं, हमास है, ये सब हम बातें कर चुके हैं पहले के डिस्कशन में। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार जरूर आएंगे आपको जगह जगह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लोकेशंस एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट पुतिन अब ये बता रहे हैं कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा 24 का, तो मुझे क्यों वोट दो। चलो वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये आदमी कब से बैठा है कुर्सी पे, सिंस 2000। ठीक, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, 1993 का कॉन्स्टिट्यूशन है रशिया में अभी। अब इनके यहाँ लिमिट ये थी कि 4 ईयर का टर्म दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और 2 से ज्यादा कंसेक्टिव टर्म्स आपको नहीं हो सकते, कंसेक्टिव, ठीक है, लगातार 2 बार बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो फिर ये आज तक 24 साल से कैसे कुर्सी पे बैठे हैं, इसको जरा समझिए। 2000 में ये बने, उससे पहले ये इंटरिम प्रेसिडेंट रह चुके थे कुछ मंथ के लिए याल्स्टीन के टाइम। ओके, 2000 से बने 2004 तक, दोबारा जीते 2008 तक, 2 टर्म हो गए प्रेसिडेंट के कंसेक्टिव टर्म। अब दोबारा तो नहीं बन सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, 2008 से 2012 तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पर मोल्डेदेव को बिठा दिया कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए, और खुद बन गए प्राइम मिनिस्टर। बट पूरी पावर इन्हीं के पास थी। ठीक है, ये सिर्फ नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, ये प्रेसिडेंट वाली पूरी पावर एक्सरसाइज कर रहे थे इन 4 साल में भी। फिर इन्होंने क्या किया, 2012 में अब ब्रेक आ गया ना, 2 कंसेक्टिव टर्म के बाद ब्रेक आ गया, क्योंकि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बना हूं, प्रेसिडेंट तो नहीं हूं। ठीक है, अब वापस से प्रेसिडेंट का इलेक्शन इन्होंने जीत लिया 2012 में। तो अब इन्होंने, और ये जो 4 साल का टेन्योर था इसको बढ़ा के कर दिया 6 ईयर्स का, कि अब प्रेसिडेंट 6 ईयर के लिए रहेंगे। तो ये 2018 तक फिर प्रेसिडेंट बन रहे। 2 कंसेक्टिव टर्म अलाउ है ना, तो सेकंड टर्म दोबारा इन्होंने सीख किया, अब ये 2024 तक बन गए। 2 कंसेक्टिव टर्म हो गए, अब क्या करेंगे, अब 24 का कंटेस्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में इन्होंने दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, और जो पुराने टर्म्स थे यानी कि 2018 तक जितने भी इन्होंने जीते थे वो सब जीरो किए जाते हैं। अब से जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में नया चेंज हुआ है उसके हिसाब से आप 2 टर्म बन सकते हो। ठीक है, तो अब 2024 से जो इनके टर्म शुरू होंगे ना, यानी कि 2028 में 2030 में ये दोबारा लड़ सकते हैं 2036 तक। ठीक है, अगर बाई चांस ये जीतते हैं दोनों इलेक्शन 24 और 30 के, तो ये 36 तक अब प्रेसिडेंट रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा लिया कि पुराने सब टर्म्स काउंट नहीं होंगे। अब से 2020 के बाद से जो इलेक्शन होंगे उसमें आप 2 कंसेक्टिव टर्म कोई भी इंसान लड़ सकता है। तो इस तरीके की इन्होंने चीजें की है, इसलिए ये 2000 से लेके अब तक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और ये शायद 2036 तक बैठेंगे ही, क्योंकि इनके यहाँ भी आप कह सकते हो इंडिया जैसे ही हाल है,
सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं के कंट्रोल में है, चाहे वो उनका इलेक्शन पैनल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी हो, सब इनके कंट्रोल में है, कुछ भी इनके कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो इन्होंने जब ये रेफरेंडम वगैरह भी कराए ना, ये सब ये जो चेंजेस बताए मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में और यहाँ पर ये चेंजेस, ये रेफरेंडम कराए, बट सब कहते हैं कि सब मैनिपुलेटेड था, कोई जनता ने नहीं चूज किया। ये- और फिर वो नेवल्नी को याद कीजिए, जो अभी मरा है बेचारा, ठीक है, वो इनका सबसे बड़ा क्रिटिक था। वो कहता था कि ये सब मैनिपुलेट करते हैं, ये सब इसने कंट्रोल कर रखा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा है पुतिन ने। तो उसका अभी हत्या हुई है, हालांकि लोग कहते तो यही है कि पुतिन ने मरवाया है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, तो वो अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर था और सबसे बड़ा क्रिटिक था पुतिन का। तो वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो अभी 24 का इलेक्शन जो है, ऑब्वियसली बात है, वो तो जीतना ही है पुतिन ने, और अगर 30 का भी जीत लिया तो 2036 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे, और ये सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रेसिडेंट बन जाएंगे, इवन स्टैलिन से भी ज्यादा, सबसे लॉन्ग टेन्योर के प्रेसिडेंट। ओके, और 36 आते आते इनकी एज हो जाएगी 83, तब शायद इनको तरस आ जाए देश पे और ये रिटायरमेंट ले लें। ओके, तो ये चेंजेस किए हैं इन्होंने, तो मैंने बस ऐसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है। ना मैं आपको बार बार कहता रहा कि ईरान को जब ट्रंप ने वो डील खत्म की, न्यूक्लियर डील, तब ईरान को उसने और ज्यादा आइसोलेट कर दिया और उसको मजबूर कर दिया, पुश कर दिया कि तुम रशिया की तरफ चले जाओ और थोड़ा सा चाइना की तरफ चले जाओ। और चाइना के साथ इसने साइन की 25 ईयर की स्ट्रेटेजिक डील। राइट। अब रशिया को यूएसए ने भी आइसोलेट कर रखा है, क्यों? आपने नाटो का एक्सपेंशन कर करके रशिया को पागल कर दिया, और उसने, वो बिल्कुल बेकाबू है इस वक्त, वो नहीं सुन रहा किसी की, उसको सुनना भी नहीं है। ठीक है, ईरान किसी की नहीं सुन रहा, चाइना, चाइना को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सुनाता है दूसरों को अपनी। राइट। क्योंकि ईरान के साथ हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल, तो यूएसए को दिक्कत हुई, चाइना ने तो इंपोर्ट करना जारी रखा, ऊपर से 25 ईयर की स्ट्रेटेजिक डील भी कर ली, बट यूएसए कुछ कर पाया क्या चाइना का? नहीं कर पाया। इंडिया ने अगर ये चीज की होती तो वो सैंक्शन लगाने की धमकी दे देता, किसी और कंट्री ने की होती उस पर सैंक्शन लगाने की धमकी देता, चाइना को नहीं दे पाया, क्योंकि चाइना वहां पे खुद यूएसए डिपेंड करता है, अधिकतर चीजें चाइना से बन के यूएस ही आती हैं, ये $200 बिलियन से ज्यादा का तो ट्रेड डेफिसिट है उनका। राइट, तो ये होता है इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर हो तो स्ट्रेटेजिक पावर और मिलिट्री पावर अपने आप आएगी आपके पास, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग ही तरीके से चल रहे हैं, स्पेशली अंडर दिस गवर्नमेंट। मिलिट्री पावर करते रहते हैं, इकोनॉमिक पावर हमारी कमजोर है। राइट। एनीवे, चलो, ईरान, रशिया, चाइना, ये तीनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट, मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में ही बताया है, वो भी इधर ही आ रहा है। और अभी पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान का 85% वेपन इंपोर्ट जो है वो कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है? चाइना से। राइट। अफगानिस्तान ऑलरेडी बैठा हुआ है, बेकाबू हुआ तालिबान के अंडर में, जस्ट लुकिंग फॉर राइट मोमेंट कि कब मैं अपने टास्क आगे बढ़ा सकता हूं। ऊपर था अजरबैजान, जिसने अभी नगोर्नो काराबख्श रीजन छिना लिया आर्मेनिया से। आर्मेनिया था क्रिश्चियन कंट्री, दिस वॉज ए मुस्लिम कंट्री, एंड दे वर अंडर रिपोर्ट्स कि अजरबैजान में पाकिस्तान के एडवाइजर्स, मिलिट्री एडवाइजर भी एक्टिव थे, और तालिबान के फाइटर्स भी एक्टिव थे, जिन्होंने अजरबैजानी आर्मी की मदद की है आर्मेनिया से नगोर्नो काराबख्श को फ्री कराने में। तो ये इन तीनों कंट्री का, सपोर्टेड बाय दीज फ्रिंज कंट्रीज, ये एक अलग ही ग्रुप डेवलप होता जा रहा है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें चाइना की वजह से थोड़ा यूएसए के ज्यादा करीब जाना पड़ता है। यूएसए बाप के करीब जाना यानी बेटे के करीब भी जाना, तो इसराइल की भी हम उतना ही क्लोज जाते जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हमारी, जैसे हम इनके ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, उतना ही पाकिस्तान रशिया के क्लोज जा रहा है। राइट, इसलिए हम रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करते कि हम रशिया को एंटेगोनाइज नहीं कर सकते, वरना एक तो हम चाइना के पड़ोसी चाइना से परेशान है, इस पड़ोसी से पाकिस्तान है ही, पाकिस्तान को चाइना का तो अनकंडीशनल सपोर्ट है ही, लेकिन अगर हम यूएसए के ज्यादा करीब जाएंगे, यूएसए और उसके प्रेशर में रशिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, तो ऊपर से रशिया का सपोर्ट भी पाकिस्तान के साथ होगा, और इतना प्रेशर अपने सर पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, सिर्फ वॉर ही नहीं करनी है। राइट, तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी कि यूएसए को अपना एटीट्यूड यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। वो ईरान जब कंप्लाई कर रहा था उस ट्रीटी के साथ, उसको जबरदस्ती ईरान को आइसोलेट कर कर रशिया चाइना की तरफ पुश करने की जरूरत नहीं थी। उसको ईरान को एक्चुअली ये नेक्सस तोड़ के अपने करीब लाना था, उसे ईरान को इंडिया के करीब लेके जाना था। राइट, बट उसने गलती कर दी, स्पेशली ट्रंप ने, वो ऐसा ही आदमी है, वो यही सब करता रहता है। ओके, और उसके बाद सेकंड चीज मैंने आपको समझाई थी कि ईरान जिसने डील को ओबे किया उसके साथ आपने ब्रेक कर दी। नॉर्थ कोरिया जो वो सन की तानाशाह, वो बिल्कुल नहीं सुनता, उसके साथ ट्रंप ने पर्सनली मीटिंग की, जबकि नॉर्थ कोरिया ने कंप्लाई नहीं किया, इसने तो सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर डाले। तो ये तो वो बात हो गई है कि जो आपके साथ कंप्लाई कर रहा है उसको आप पनिश कर रहे हो सैंक्शन लगा के, और जो आपको अपोज कर रहा है उसके साथ आप हाथ मिला रहे हो जाके। राइट।
तो ये पूरी पिक्चर है पिछले 2-3 साल की जो वर्ल्ड में चल रहा है, और वो वेस्ट एशिया की पिक्चर अलग ही चल रही है। अब वहां पे सऊदी अरेबिया यूएई अलाई हुआ करते थे ऑलमोस्ट यूएसए के, बट वो दोनों बहुत नाराज हैं इसराइल में जो हो रहा है इस वक्त, और इसलिए उन्होंने जो ऑपरेशन गार्जियन प्रॉस्पेरिटी लॉन्च किया हाउदी रिबल्स के अगेंस्ट या रेड सी में, यूएसए ने, उन लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, मना कर दिया। और हमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ना तो ईरान को एंटेगनाइज करना चाहते हैं ना रशिया को, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान के क्लोज है। ईरान तो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, ऊपर पाकिस्तान से थोड़ा सा ही ऊपर जाएंगे हम तो कजाकिस्तान और रशिया आ जाएगा, और इन दोनों को हम एंटेगनाइज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। राइट, अब देखिए यहाँ पे इन तीनों ने मिलिट्री कहां पर किया है? गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है, तो ओमान भी ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट करेगा। बट उसके बाद देखिए और किस किसने पार्टिसिपेट किया है? ओमान ने किया क्योंकि उसी की गल्फ में हो रहा है, पाकिस्तान ने किया, अजरबैजान ने किया, कजाकिस्तान ने किया। हम इनको एंटेगनाइज नहीं कर सकते, रशिया कजाकिस्तान को। राइट, अजरबैजान क्योंकि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया उसको वॉर में, तो वो भी यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेशन बनाने चला आया। साउथ अफ्रीका क्यों गया ये तो साउथ अफ्रीका ही बता सकता है। राइट, क्लियर? ये टॉपिक समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो प्लीज, नोट्स के पीछे मत भागना। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, अपने आप आंसर लिख लोगे और एग्जाम निकाल लोगे। पीएलआई स्कीम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने इकोनॉमी पे प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का लेक्चर दिया था। आई डोंट रिमेंबर द लेक्चर नंबर, बट आप देख लेना वहां जाके। स्टार्टिंग में थंबनेल पर ही मैंने टॉपिक लिखा है पीएलआई स्कीम, उसको वहां से कर लेना। ओके, हाँ, ये न्यूज काम की नहीं है, लेकिन ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रीलिम्स के लिए काम के हैं, ओपेक, आईईए एंड ओईसीडी। तो चलिए इन तीनों को फिर से देखते हैं, पहले हम कई बार देख चुके हैं पर दोबारा करते हैं। ओपेक, see it is a permanent and intergovernmental organization of oil exporting countries। ये मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, प्राइसेस क्या होंगे। अगर हम ज्यादा एक दूसरे से कंपटीशन में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर देंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिर जाएंगे, सबको नुकसान होगा। इसलिए ये लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके डिसाइड करते हैं कितना प्रोडक्शन करना है। अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो कट कर देते हैं प्रोडक्शन, कमी लाओ ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में ताकि प्राइसेस बढ़े। ओके, दे इंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल प्राइसेस, जब हद से ज्यादा गिरेंगे तो ये कटौती कर देते हैं प्रोडक्शन में। एस्टैब्लिश इन 1960 बाय 5 फाउंडिंग मेंबर, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला उधर से आ जाएगा दूसरे कॉन्टिनेंट से, और कुवैत है एक। ठीक है, तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर याद रखना इतना मुश्किल काम नहीं है। इन 5 के अलावा 7 और 8 और जोड़ देना तो 13 हो जाएंगे। मैप नीचे दिया है मैंने आपको। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। अब ये याद रखिएगा कि हम लोग के ऑयल जब हमारे दिमाग में आता है तो हम वेस्ट एशिया की तरफ ही जाते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान साइड, लेकिन नहीं, हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये रही आपकी वो कंट्रीज। ठीक है, तो ये दो तो इजिली याद रह जाएंगे आपको, इक्वेडोर एंड वेनेजुएला, क्योंकि ये अलग ही कॉन्टिनेंट से आ रही हैं। यहाँ वेस्ट एशिया से आपके पास बड़ी कंट्रीज हैं, ईरान, उसके अलावा यूएई, सऊदी अरेबिया, ये 3 प्राइमरी हैं। उसके अलावा 2 छोटी हैं, कुवैत एंड कतर, और कतर सबसे रिच कंट्रीज में से एक है। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से तो नॉर्थर्न साइड से हम देखेंगे तो लीबिया, अल्जीरिया, और नीचे से आएंगे तो नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया एक कंट्री जो कहता है कि मैं भी उतना ही डेवलप हूं जितना साउथ अफ्रीका है, तो अगर आपको अफ्रीका से किसी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी सीट देनी होगी तो आप मुझे दीजिए, साउथ अफ्रीका को नहीं। वो तो वाइट डोमिनेंट कंट्री और एपार्थाइड और सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन उन्होंने किए हैं। राइट, तो नाइजीरिया, गैबॉन एंड अंगोला हो जाएंगे यार 13 कंट्रीज, इतना टफ नहीं है। ओपेक के साथ साथ ओपेक प्लस, तो अब इन 13 कंट्रीज के अलावा 10 और कंट्री आ जाती है कि हमें भी ले लो, हम भी अच्छा खासा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। राइट, इट इज ग्रुप ऑफ 23 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये डिसाइड करते हैं हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल इन द वर्ल्ड मार्केट, ताकि प्राइस हद से ज्यादा गिर भी ना जाए। दे वर्क टुगेदर ऑन एडजस्टिंग द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी। राइट, 13 ओपेक मेंबर्स प्लस ये 10 मेंबर्स और हैं, इनको आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये 10 आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, अजरबैजान एक इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान है, और रशिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज में अधिकतर क्या आता है, ओपेक प्लस रशिया डील, ये आपस में डील करते हैं कि रशिया भी बहुत ऑयल प्रोड्यूस करता है। अगर सपोज ओपेक कट करना शुरू भी कर दें लेकिन रशिया बढ़ा दे तो प्राइसेस गिरते रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो ये लोग हमेशा ओपेक वाले रशिया के साथ मीटिंग करते रहते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और हमारे एशिया से सिर्फ एक ही कंट्री आती है इसमें, मलेशिया, बस इतना। कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि कोई भी एशियन कंट्री नहीं है इसमें, तो एक है, मलेशिया है। ओके, इसके अलावा और कौन सी बॉडी देखनी थी हमें? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, थोड़े दिन पहले भी देखी थी हमने। ये भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन ओईसीडी फ्रेमवर्क है, ओईसीडी से अलग नहीं, अभी ओईसीडी भी करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसी के अंडर में एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका काम है टू सिक्योर सस्टेनेबल एनर्जी एंड फ्यूचर फॉर ऑल। फाउंड कब हुआ था? 1974। उस दिन भी मैंने आपके साथ बताया था कि 1973 में क्या हो गए थे, ऑयल क्राइसिस।
सद्दाम हुसैन की बात में आके इन लोगों ने ऑयल के प्राइसेस रातों रात बढ़ा दिए थे, और थोड़े बहुत नहीं, 3 टाइम्स कर दिए, यानी आपका आज 100 रुपए का पेट्रोल कल 300 रुपए का हो गया। ओके, तब जाकर ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्टेंस में आया। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्टेंस में आएगा ना, हमेशा देख लेना उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होगा। जैसे हमने 1972 में वाइल्ड लाइफ लेके आए, क्यों लेके आए? क्योंकि उसी साल स्टॉकहोम समिट हुआ था और इंदिरा गांधी जी ने पर्सनली अटेंड भी किया था उसको। Now, it was created in response to 1973 oil crisis, when oil embargo by major producer pushed prices to historic level and exposed the vulnerability of industrialized countries to dependency on oil imports. It consists of 31 members. Obviously, सबके नाम यही नहीं याद रखे जा सकते। मेंबरशिप का क्राइटेरिया जान लीजिए। मैंने उस दिन बताया था आपको कि रिजर्व्स होने चाहिए आपके 90 डेज के। हमने बना भी रखे हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स अपने यहाँ। आंध्र प्रदेश में बनाया, कर्नाटक में बनाया, उड़ीसा में बनाया है, ताकि आप 90 डेज का स्टॉक अपने पास रखिए, ताकि एकदम से आपके पास खत्म ना हो जाए, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना इसका काम है ना। डिमांड रिस्ट्रेंट करनी है टू रिड्यूस नेशनल ऑयल कंजम्पशन बाय अप टू 10%। लेजिस्लेशन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड सो ऑन। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है 2017 में एज एसोसिएट मेंबर, लेकिन अब इसको फुल मेंबरशिप मिल चुकी है। ये अभी 2 दिन पहले मैंने आपके साथ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में बात की थी कि इंडिया पहले एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया था, बट अब फुल मेंबरशिप। एंड रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, इंडिया इज द ओनली नॉन ओईसीडी कंट्री जिसके साथ इस तरीके से इसने डील की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, और कोई नॉन ओईसीडी कंट्री नहीं है। ओईसीडी कंट्री अभी आ रहा है अगला टॉपिक, उसमें 38 कंट्रीज आती हैं। इंडिया इज द ओनली नॉन ओईसीडी कंट्री जिसके साथ इस तरह की मेंबरशिप दी गई है बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और देनी ही पड़ेगी। जिस कंट्री में 140 करोड़ लोग हों, अगर उनकी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करोगे तो फिर किसकी करोगे, राइट? इसके ये रिलीज करता है काफी सारी रिपोर्ट्स, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड नेट जीरो बाय 2050। अगर एग्जाम में पूछने के कोई चांसेस हैं तो इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। OECD को देख लेते हैं। OECD क्या है? इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 38 कंट्रीज कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमी। मोस्टली ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही आती हैं इसमें सर। और ये स्टैब्लिश किया गया 1960 में बाय 18 यूरोपियन नेशंस प्लस यूएस एंड कनाडा। हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसका गोल है टू शेप पॉलिसीज टू फोस्टर प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वेलबींग फॉर ऑल। ये भी काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है थ्रू आउट द ईयर, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ब्राइबरी और फाइनेंशियल क्राइम के अगेंस्ट एक्ट करता है। जैसे ये बार बार पाकिस्तान को वार्निंग देता रहता है कि हमने आपको अभी ग्रे लिस्ट में रखा है, हम आपको उसमें डाल देंगे, ब्लैक लिस्ट में। ओके, अगर आप ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं रोकोगे तो। इट मेंटेन्स द सो कॉल्ड ब्लैक लिस्ट ऑफ द नेशंस, अगर वो अनकोऑपरेट कर रहे हैं, टैक्स हेवन बन रहे हैं। India is one of the many non-member economies with which the OECD has working relationship in addition to the member countries। ठीक है, यहाँ भी सिर्फ इंडिया के साथ ही यही है एक नॉन मेंबर इकोनॉमी जिसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप इसने स्टैब्लिश की हुई है। ये OECD एक एग्जाम भी कराता है जिसमें हमारी बहुत बेइज्जती हुई है सालों साल, फिर हमने कह दिया हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे टाइप का एग्जाम ही नहीं है। ये इंटरनेशनल असेसमेंट एग्जाम होता है 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स का, रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस लिटरेसी चेक करता है हर 3 साल में। पहली बार हुआ था 2000 में। यहाँ पर आपको क्रॉस करिकुलर कॉम्पिटेंसीज चेक की जाती हैं आपकी, कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह कर सकते हैं या नहीं, एंड ये ऑर्गेनाइज करता है OECD। तो हमने 2000 आई थिंक 10 के आसपास से विड्रॉ कर लिया था कि हम नहीं करेंगे, फिर शायद हमने 2015 में दोबारा ज्वाइन किया है। ऑलराइट, सो वापस चलते हैं न्यूज़पेपर पे। और कुछ है क्या? नहीं, शायद स्पोर्ट्स न्यूज़ ही। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ओके, एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू इंडियन एक्सप्रेस बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पुअर है। उसके पीछे मैं 4-5 घंटे अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस को तैयार करने में देता हूँ और रिस्पॉन्स में 5 घंटे वॉचर्स भी ना आए तो फिर वो बहुत इंसल्टिंग बात है। ठीक है, मैं आपको प्रीलिम्स तक आपके साथ हूँ इस चीज़ में, न्यूज़पेपर एनालिसिस में। उसके बाद न्यूज़पेपर एनालिसिस करूंगा कहीं ना कहीं, बट किसी और प्लेटफॉर्म पे शायद, नॉट खुद का। ठीक है, क्योंकि लोगों को आई डोंट नो बच्चों को क्या चाहिए। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।